गाइस देखिए, ये आपको फ्लास्क दिख रहा है यहाँ पे। ये दो फ्लास्क है, एक छोटा फ्लास्क है, एक बड़ा फ्लास्क है। हाय गाइस, जैसा कि आप सबको दिख रहा है आज मैं कौन सा टॉपिक लेके आई हूँ, आपको गेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सबको लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा है। क्या क्या है? मिलर के प्रयोग का आरेखीय निरूपण, है ना। तो मैं आप सबको फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगी कि आप सब इसको डायग्राम देख के चौंकिएगा नहीं कि हार्ड है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं समझ पाऊँगा। तो ऐसा नहीं होगा। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि मैं आप सबको क्लियरली बता पाऊँगी ताकि आप सबको ये एकदम स्टोरी के जैसा आप सबके माइंड में सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाए। जो कि सेकेंडरी मेमोरी में कोई चीज़ें जब हम लोग सेव कर लेते हैं तो वो परमानेंटली क्या नाम है सेव हो जाता है, जब तक कि हम लोग उसको डिलीट नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग के माइंड की सेकेंडरी मेमोरी में सेव होने का मतलब ये है कि हम उसको चाह कर भी उसको डिलीट नहीं कर पाए। तो गाइज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं मिलर के प्रयोग का आरेखीय निरूपण। तो गाइज़ पहले मैं आप सबको सॉरी बोलूँगी क्योंकि मैं आप सबको कंटेंट नहीं दे पा रही हूँ, बस डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि सॉरी गाइज़, मेरे पास अभी गैजेट की प्रॉब्लम है। सो गाइज़ मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँ तो आप सबको कंटेंट के साथ चीज़ें प्रोवाइड करूँ। तो गाइज़ मैं अभी डायग्राम के माध्यम से आप सबको क्लियर करवाना चाहूँगी। तो सो गाइज़ आप सब फोकस करिएगा कंटेंट को समझने के लिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि गाइज आप देख रहे हैं कि मिलर के प्रयोग का आरेखीय निरूपण। तो मैं इसकी स्टोरी के तरीके से इसको मैं आपको बताऊंगी, तो आप सब स्टोरी के माध्यम से समझिएगा। मैं स्टोरी सुन रही हूँ, क्या होता है इसकी स्टोरी में। पहले अभी डायग्राम पे नहीं आती हूँ, पहले मैं इसकी एक स्टोरी बताती हूँ। स्टोरी ये है कि एक ओपेरिन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो क्या नाम है रासायनिक कार्बनिक पदार्थों से मिलके हुई है। तो ओपेरिन ने ये जब सिद्धांत मतलब सिद्धांत तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बताया ऐसा कि हमारे जीवन की उत्पत्ति जो हुई कार्बनिक रासायनिक पदार्थों से मिलकर हुई। तो उन्होंने सिद्ध नहीं किया, बस उन्होंने बताया, अपने प्रयोग में वो सिद्ध नहीं कर पाए कि ये कार्बनिक रासायनिक पदार्थों से ही हुई है। बस उन्होंने ऐसे बोला था कि इसी से हुआ है, उन्होंने सिद्ध नहीं किया था। तो बाद में एक साइंटिस्ट आए मिलर, उनका नाम था पूरा स्टैनले मिलर। तो जब बाद में स्टैनले मिलर आए तो उन्होंने क्या नाम है इसको सिद्ध करने की कोशिश करी। तो इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपने गुरु हेरोल्ड यूरे के साथ मिल करके अपना सिद्धांत स्टार्ट किया। इसको सिद्धांत प्रयोगशाला में अपना प्रयोग स्टार्ट किया और एंड लास्ट वो सक्सेस भी हुई है। तो मैं अभी थोड़ा सा मैं स्टैनले मिलर के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगी। स्टैनले मिलर जो थे वो कहाँ के थे, क्या थे, मैं आप सबको बताना चाहूँगी। स्टैनले मिलर जो थे वो क्या नाम है हेरोल्ड यूरे के शिष्य थे और हेरोल्ड यूरे स्टैनले मिलर के गुरु थे। और इन्होंने अपने गुरु के साथ मिल करके प्रयोगशाला में सिद्ध करना चाहा कि क्या नाम है जो हम लोग के जीवन की उत्पत्ति हुई है कार्बनिक रासायनिक पदार्थों से, तो वो सिद्ध करके वो बताना चाह रहे थे कि हमारे जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक रासायनिक पदार्थों से ही हुई है। फिर मैं बताऊंगी कि स्टैनले मिलर जो थे वो शिकागो विश्वविद्यालय के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक हेरोल्ड यूरे के शिष्य थे। तो बताइए, तो वो शिकागो विश्वविद्यालय के नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। और क्या है गाइस कि स्टैनले मिलर के मन में जो है ओपेरिन कुछ सही बात जो भी इन्होंने बताई थी ओपेरिन ने कि कार्बनिक रासायनिक पदार्थों से मिलकर हुई है तो जीवन की उत्पत्ति। तो इन्होंने मिलर के मन में ख्याल आया कि मैं इसको सिद्ध करूं। तो उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश करी। गाइस स्टैनले मिलर अमेरिका के वैज्ञानिक थे और जैसा कि मैं आप सबको जस्ट बता भी चुकी हूँ कि हेरोल्ड यूरे स्टैनले मिलर के गुरु थे और अपने गुरु हेरोल्ड यूरे के साथ इन्होंने इस काम को यानी जैसे कि ओपेरिन का जो सिद्धांत था कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक रासायनिक पदार्थों से हुई है, तो ओपेरिन की इस परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए स्टैनले मिलर ने अपने गुरु
की हेल्प से, मदद से उन्होंने क्या नाम है इस अपने प्रयोगशाला में इस यंत्र, कई सारे यंत्रों की मदद से सिद्ध करने की कोशिश करी। तो मैं अभी सिद्ध से इनके सिद्धांत पे नहीं आती हूँ, अभी मैं इनका इंट्रोडक्शन ही थोड़ा करा रही हूँ, तो आप सब ध्यान से सुनिएगा। तो क्या होता है कि इस काम को जब इन्होंने स्टार्ट किया अपने गुरु की मदद से, तो हेरोल्ड यूरे जो थे अपने गुरु के साथ ही, इन्होंने जब स्टैनली मिलर स्टार्ट किए अपने गुरु के साथ, तो 1952 में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के प्रयोग द्वारा इन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक रासायनिक पदार्थों से हुई है। उन्होंने 1952 में ये चीज़ें बता दी, स्टार्ट की। गाइज मैं आप सबको ये भी बता दूं कि मैंने जो अभी जस्ट 1952 की बात करी हूँ सन की, लेकिन आप सबको 1953 दिखेगा तो आप सब चौंकिएगा नहीं गाइज, क्योंकि 1952 था कि उन्होंने उस पर प्रयोग किया था, बताया था, बट जब पेपर में आया था तो पेपर में 1953 में आया था। इसलिए गाइज आप सबको 1953 मिलेगा, 52 नहीं मिलेगा, तो चौंकिएगा नहीं, ठीक है गाइज। तो मैं और आगे आप सबको बताऊँगी कि स्टैनली मिलर जो थे उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में आज के लगभग 3 से 4 अरब पहले की बात बता रही हूँ, तो उन्होंने स्टैनली मिलर ने 3 से 4 अरब पूर्व के आदि युग में पृथ्वी पर विद्यमान जो थी परिस्थितियों को उत्पन्न, मतलब जो जैसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी आज के 3 से 4 अरब पहले, उस तरह का उन्होंने अपने प्रयोगशाला में उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया। और सबसे पहले इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट स्टेप में उन्होंने ये किया कि अपनी प्रयोगशाला से जितनी भी ऑक्सीजन थी O2 को उन्होंने बाहर निकाल दिया। उसके बाद उनको, क्योंकि इसलिए बाहर निकाला क्योंकि उनको उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना था जो कि 3 से 4 अरब लगभग वर्ष पहले की थी, क्योंकि उस टाइम आप सभी को पता है कि हमारे वायुमंडल में O2 बिल्कुल नहीं था, क्योंकि O2 अगर होता तो जीवन की उत्पत्ति होती। तो गाइस जिससे गैस भी कर सकते हैं कि O2 बाद में ही आया। तो उनको सिद्धांत अपना ओपेरिन का जो सिद्धांत था मानना था, वो मिलर ने उनको सिद्ध करना था। तो उस तरह का जब तक इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होता तब तक ये सिद्ध नहीं हो पाता, इसीलिए उनको अपने प्रयोगशाला से O2 को बाहर निकालना पड़ा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। और क्या हुआ उसके बाद गाइस कि जब उन्होंने O2 को बाहर निकाल दिया तो उस तरह की परिस्थितियों को उत्पन्न कर जीवन के जो भी उन्होंने अपने प्रयोगशाला में, उद्भव की प्रयोगशाला में जांच की, और उसके लिए उन्हें क्या नाम है नोबेल पुरस्कार भी मिला जब उनका सिद्धांत सिद्ध हो गया था। तो सबसे पहले हम लोग क्या नाम है जानेंगे कि उस उपकरण को सबसे पहले उन्होंने, जैसा कि भी मैंने जस्ट बताया कि O2 को सबसे पहले वो बाहर निकाल दिए थे, क्योंकि उनको उसी तरह का वातावरण क्रिएट करना था, यानी इन्वायरमेंट क्रिएट करना था। तो मिलर द्वारा जो भी प्रयोग में लाए गए उपकरण थे, तो अब मैं डायग्राम पे आती हूँ गाइस। अब आप सब डायग्राम पे फोकस करेंगे। तो जो सब उन्होंने उपकरण प्रयोग किया था, जैसा कि आप सब अब डायग्राम में फोकस करिएगा गाइस, बातें इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि मैं आप सबको अब डायग्राम पे फोकस करवा रही हूँ। डायग्राम देखिएगा, डायग्राम कैसा बना है आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस देखिए, ये आपको फ्लास्क दिख रहा है यहाँ पे, ये 2 फ्लास्क है, एक छोटा फ्लास्क है, एक बड़ा फ्लास्क है। जो छोटा फ्लास्क है इसका मैं आप सबको, इसमें क्वांटिटी कितनी आएगी, इसकी क्वांटिटी इसमें कितनी होगी मैं बताऊँगी। इसमें ये जो है आधा लीटर की क्वांटिटी इसमें आएगी। ये आधा लीटर का था फ्लास्क, और ये कितने का था, 5 लीटर का फ्लास्क था, ठीक है। यानी छोटा वाला आधा लीटर और बड़ा वाला 5 लीटर, ठीक गाइस। फिर क्या होता है, ये कांच का रहता है, और इसमें जो ट्यूब होती है, यानी नली जो होती है कांच की होती है, जैसा कि आप सबको दिख रहा है। यानी छोटे से फ्लास्क से होते हुए, ये छोटे वाले फ्लास्क से होते हुए नली जो जाती है ट्यूब, बड़े वाले फ्लास्क में जाती है। तो अभी मैं इसका प्रोसेस बताती हूँ क्या होता है। जो छोटा वाला फ्लास्क होता है इसमें H2O यानी जल भरा होता है, और जल को जैसा कि आप सब देख रहे हैं यहाँ से हीट मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ से जो जल, जब हीट मिलेगा जल को, तो क्या होगा, ऑब्वियसली बॉईल होगा। तो जब ये बॉईल होगा तो क्या, वाटर वेपर बनेगा, जैसा कि गाइस मैं यहाँ लिखना
अभी लिखी नहीं हूँ, आप सब ऐसे ही समझ सकते हैं, ठीक है। वाटर वेपर बनेगा। फिर जब ये वाटर यहाँ पे हीट हो रहा है तो ये यानी जल जो है वो वाष्प में परिवर्तित हो जा रहा है, और वाष्प में परिवर्तित हो करके इस ट्यूब यानी नली के रास्ते होते हुए ऐसे यहाँ से बड़े वाले फ्लास्क में आ जाएगा। फिर क्या होगा गाइस कि जब बड़े वाले फ्लास्क में आ जाता है तो बड़े वाले फ्लास्क में आप सबको गैसों का मिश्रण दिख रहा होगा कि इसमें गैसों का मिश्रण होता है। कौन कौन सी गैसें होती हैं वो भी मैं बताऊंगी। जैसा कि लिखा हुआ आप सबको दिख रहा है CH4 NH3 H2O S2 यानी CH4 गाइस आप सब केमिस्ट्री भी पढ़ते होंगे, आई होप आप सबको ऑलरेडी पता भी होगा। CH4 से होता है मीथेन, NH3 यानी अमोनिया, H2O यानी जल और S2 यानी हाइड्रोजन। तो ये सारी गैसें यहाँ पे मिश्रित होती हैं। गाइस मैं आप सबको एक चीज़ और बता दूँ कि ये रेशियो में होती हैं। ये जो गैसें होती हैं ये इस एक रेशियो में होती हैं, एक अनुपात में होती हैं। तो गाइस किस अनुपात में होती हैं ये मैं बताऊँगी। यानी CH4 जो होता है वो 2 रेशियो में होता है, NH3 1 रेशियो में होता है और S2 जो होता है वो 2 रेशियो में होता है। यानी मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन ये तीनों जो है 2:1:2 इसी रेशियो में रहते हैं। आप सबको क्वेश्चन भी आ सकता है कि ओपेरिन के सिद्धांत जो थे उसमें मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन किस रेशियो में थे। तो गाइस आप सब बताएंगे 2:1:2। आई होप गाइस आप सब अच्छे से समझ रहे होंगे। तो गाइस आप सब प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मैं आप सबको समझा पाई या नहीं, आप सबको समझ में आया या नहीं। गाइस मैं आगे बढ़ती हूँ। जब ये मिश्रित गैसें होती हैं और ये जो बॉयल यानी जलवाष्प जो है आता है यहाँ पे इन गैसों के मिश्रण में वो भी मिल जाता है। फिर आगे बढ़ता है जलवाष्प, और यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा गाइस कि कंडेंसर लगा है एक। कंडेंसर इसलिए होता है कि ये जो है कूलिंग का कार्य करता है। फिर जलवाष्प जब इस कंडेंसर में पहुंचता है तो कूल हो जाता है। कूल हो करके फिर ये जो नली है, ट्यूब है, ये इसी कंडेंसर के अंदर से आती है, होते हुए यहाँ बाहर आती है। और बाहर आने पे यहाँ पे नीचे जो एक देख रहे हैं तो यू ट्यूब नली बन जाती है। इसको यू ट्यूब नली बोलते हैं क्योंकि यू आकार की नली जो होती है यू आकार की हो जाती है। और जलवाष्प इसी के रास्ते से जलवाष्प बाहर आता है, और जब इस कंडेंसर से बाहर आता है जलवाष्प यहाँ पहुँचता है तो क्या होता है गाइस कि जलवाष्प का जो यहाँ पे नली में पहुँचता है इसका कलर चेंज हो जाता है, गहरा लाल कलर का होता है, यानी डार्क रेड हो जाता है। और फिर उसके बाद जब ये डार्क रेड कलर का दिखाई देने लगता है तो इससे फाइनली हमारे स्टैनले मिलर का सिद्धांत जो होता है उनका प्रयोग जो है फाइनली सिद्ध हो जाता है, और वो सक्सेस हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे ओपेरिन महोदय जो बोले थे वो बात एकदम सच है। और ये प्रयोगशाला में जैसा कि हम लोगों ने सिद्ध भी कर दिया, हम लोग सक्सेस भी हो गए। जैसा कि ये दिख रहा है रेड कलर का, तो इससे पता चल रहा है कि हमारे जीवन की उत्पत्ति बहुत सारे कार्बनिक रासायनिक पदार्थों से ही हुई है। आई होप गाइस आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और गाइस प्लीज़ मिस मत करिएगा क्योंकि ये बोर्ड की जो भी आप सब अभी शामिल होने वाले हैं 2025 बैच में 12th क्लास के बोर्ड में, तो प्लीज़ गाइस ये सच बता रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ आप मिस मत करिएगा, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये चैप्टर भी बता दूँ, मैं स्टार्टिंग में नहीं बताई थी। चैप्टर नहीं, यूनिट बता रही हूँ पहले। यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 3 यानी विकास चैप्टर का है, टॉपिक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज़ मिस मत करिएगा। और आप सब अच्छे से इसको एक बार फिर से डायग्राम देख लीजिए, और आप सब इसको मेरी स्टोरी जो है अच्छे से समझ लेंगे। और गाइस मैं आप सबसे प्रॉमिस करती हूँ नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी कंटेंट इसका लेके आऊँगी गाइस, और आप सबका मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बोर्ड के अकॉर्डिंग आप सबको लाती रहूँगी। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी
कि आप सबको प्रोवाइड करा सकूँ गाइज़, और आप सबका मोटिवेशन मेरा भी मोटिवेशन होगा गाइज़। तो सो गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू गाइज़।